नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लास। देखिए यूपी बीएड प्रेस परीक्षा 2020 की नई एग्जाम डेट आपकी 29 जुलाई 2020 को निश्चित की गई है। आशा करते हैं इस डेट को आपका एग्जाम संपन्न हो जाए। तो लगभग एक महीने का भी आपके पास समय बाकी है अपनी तैयारी को बेहतर दिशा देने के लिए। इन एक महीने में आप ढेर सारे पिछले साल के पेपरों को लगा सकते हैं और नए नए प्रैक्टिस सेटों को लगा सकते हैं। आज हम आपको सामान्य ज्ञान के सर्वश्रेष्ठ 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं और ये हमारा सेट नंबर 11 है। इसके पहले हमने आपको ढेर सारे पिछले साल के पेपर कराए हुए हैं और नए नए आपको प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के वहां पर से देख लीजिएगा। अगर आप सरकारी सीट पाने की लालसा रखते हैं और अधिक से अधिक नंबर लाना चाहते हैं तो इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से कम आपको 40 प्रश्न और सही करने होंगे। ये देखिए हमारी 50 महत्वपूर्ण समान ज्ञान प्रश्नों की सीरीज है। आप लोग वीडियो के लास्ट में पूरी ईमानदारी से बताइएगा कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए। आज का देखिए हमारा पहला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ में होती है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 3 से 4 सेकंड का समय। सबसे पहले एक बार आप लोग प्रयास कीजिए। ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में या फिर नाइट्रोजन के साथ में। देखिए हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन हमारे रक्त का एक पार्ट होता है जो कि ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक ले जाता है। लेकिन प्रश्न में आपसे पूछा है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके साथ में होती है, तो सही ऑप्शन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, जिसका फार्मूला होता है CO। अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही है उसे और ऑक्सीजन मिल रही है तो सबसे ज्यादा बंधुता जो करेगा वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में करेगा। इसलिए कहा जाता है जो कार के पीछे से धुआं निकलता है, मोटरसाइकिल से धुआं निकलता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के लिए घातक होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में अधिक तीव्रता से क्रिया करता है और हमारे शरीर के कोशिकाओं तक कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचा देता है ऑक्सीजन की जगह पर, जिससे हमारी कोशिकाएं जो होती हैं इफेक्टेड हो जाती हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा C वाला। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दूसरा प्रश्न है, पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है, XO, XXX, XX या फिर XY। अगर आपको दूसरा प्रश्न आ जाता है तो आप नीचे वाले प्रश्नों को जाकर के ट्राई कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको नीचे वाला प्रश्न भी दिखा देता हूं। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए संयोजन जो उत्तरदायी है, सही ऑप्शन होगा XY। देखिए जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है पुरुषों में वो होता है XY और महिलाओं में होता है XX। तो हमने आपको कई बार बताया है जब XX का संयोजन होगा तो फीमेल उत्पन्न होगी और जब X और Y का संयोजन होगा तो मेल उत्पन्न होगा। तो आपसे मेल की बात की गई है तो XY सही ऑप्शन होगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं। बताइए न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। आघूर्णों का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर संवेग का नियम। सही ऑप्शन होगा जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम यह कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में तो वह स्थिर ही रहेगी, अगर कोई वस्तु चलायमान अवस्था में या फिर गतिमान अवस्था में तो वह गतिमान ही रहेगी जब तक कोई बाह्य फोर्स ना लगाया जाए। तो ये जड़त्व का नियम है, पहला नियम जिसे हम लोग कहते हैं। देखिए चौथा नंबर प्रश्न है, यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है। आपसे क्या पूछा है, अपेक्षित नहीं है। ये 4 ऑप्शन है। सारे प्रश्न काफी अच्छे हैं। अगर आप यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे प्रश्न आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कोई आपको फार्मूला याद आ रहा है, आपसे क्या पूछने का प्रयास किया है। यदि हम किसी पात्र के तल में द्रव की दाब की गणना करना चाहें तो द्रव के दाब का एक फार्मूला होता है, क्या होता है, H ρg। ये फार्मूला होता है जहां पर H क्या है, द्रव स्तंभ की ऊंचाई है। तो इस पर तो डिपेंड कर गया। आपसे क्या पूछा, जिस पर डिपेंड नहीं करता है। रो क्या होता है, द्रव का घनत्व होता है, तो इस पर भी डिपेंड कर गया। G क्या होता है, पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। इसलिए A, C और D डिपेंड करते हैं द्रव के दाब की गणना पर, क्योंकि इसके फार्मूले पर ही आते हैं। तो क्या नहीं आता है, क्या अपेक्षित नहीं है, पात्र के तल पर, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, यही सही ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा, B वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है। संवैधानिक अधिकार, सांविधिक अधिकार, मौलिक अधिकार या फिर ये सभी। आपको मालूम है उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है और उच्च न्यायालय को परमादेश जारी करने के लिए ये तीनों अधिकार प्राप्त हैं। संवैधानिक अधिकार भी है
और परमादेश जारी करना एक मौलिक अधिकार भी है, संवैधानिक अधिकार भी है। तो ये सभी सही भी ऑप्शन जो होगा ये सबसे सही ऑप्शन होगा। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात मंत्रिपरिषद के खिलाफ पहला अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी कम लोग को मालूम होगा। देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो होता है ये विपक्ष पार्टी लाती है सरकार को गिराने के उद्देश्य से। तो सरकार को क्या करना होता है? अपना बहुमत संसद में सिद्ध करना होता है। आपको ये बताना होता है कि अभी भी हमारे पास बहुमत है सरकार को चलाने के लिए। तो ये लाया गया था 1963 में, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। और किसने लाया था? JB कृपलानी लाया था, जो कि असफल हो गया था। सबसे ज्यादा बात करेंगे, सबसे ज्यादा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए? तो इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो भी कार्यकाल था उसमें 15 बार उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, जो कि सारे के सारे असफल हो गए। अगर अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना होता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहिमा कह के संबोधित किया था? पाल वंश को, प्रतिहार वंश को, राष्ट्रकूट वंश को या फिर सेन वंश को? सही ऑप्शन होगा पाल वंश को। पाल वंश के शासनकाल में अरब यात्री सुलेमान आया था और पाल साम्राज्य को ही रोहिमा कह के संबोधित किया था। देखिए 8वां नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे? सही ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो थे मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए 1875 में मुसलमानों के लिए एक विश्वविद्यालय खोला, जो कि 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो सही ऑप्शन होगा सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने थे। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार आपसे पूछने का प्रयास किया है। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, आपको बताना ये पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर जयप्रकाश नारायण? सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी की। एक कई बार आपके एग्जाम में आई हुई पुस्तक है और आप सभी लोग की जुबान में अब तक रट गई होगी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? अबुल फजल जो था वो अकबर के नौरत्नों में से एक था, जिस पर अकबर जो है वो सबसे ज्यादा विश्वास करता था। और जहांगीर उस समय बागी हो चुके थे और अबुल फजल की हत्या जो है उन्होंने वीर सिंह बुंदेला के हाथों से करा दी थी। तो सही ऑप्शन होगा वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। किसके निर्देश पर? जहांगीर के निर्देश पर। 11वां नंबर क्वेश्चन है, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? बताइए 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? सही ऑप्शन होगा ये टोडरमल की राजस्व व्यवस्था थी। इसमें क्या करते थे? 10 सालों में जो एवरेज भूमि का उत्पादन होता था उसका 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में लिया जाता था। आपको दिख रहा है ना 10 साला, तो ये 10 सालों का जो भी एवरेज राजस्व आता था उसको लिया जाता था। ये टोडरमल की राजस्व व्यवस्था थी। 12वां नंबर क्वेश्चन है, शीतकाल में हैंडपंप का जो पानी होता है वो गर्म होता है क्योंकि? बताइए इन 4 ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए। 5 से 6 सेकंड का समय है, चारों ऑप्शन बड़े बड़े दिए गए हैं, आप लोग आसानी से पढ़िए इन्हें और बताइए शीतकाल में जो होता है हैंडपंप का पानी गर्म होता है और ग्रीष्म काल में ठंडा होता है। इसका अपोजिट भी आपसे पूछा जाता है। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। पृथ्वी के भीतर का जो तापमान होता है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। तो वायुमंडल का तापमान कम है और नीचे का तापमान अधिक है, तो पानी नीचे से जो निकलेगा वो गर्म निकलेगा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा बी वाला। 13 नंबर क्वेश्चन है, पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहराई की दिखाई पड़ती है, ऐसा क्यों होता है? बताइए अगर आप पानी की टंकी को काफी ऊंचाई से देखेंगे तो उसकी तली आपको थोड़ी सी ऊपर उठी हुई दिखती है। ऐसा किस कारण से होता है? तो होता है अपवर्तन के कारण होता है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। इसी प्रकार अगर आप समुद्र में जाकर के देखेंगे तो जो मछली होती है वो आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाई पड़ती है, जबकि अगर आप ध्यान से उसे देखेंगे या फिर उसे पकड़ने जाएंगे आप तो मछली काफी नीचे होती है, तो उसकी तली जो होती है उठी हुई आपको नजर आती है अपवर्तन के कारण। अगर आप किसी क्षण को पानी में डालते हैं तो आप देखेंगे कोई टेढ़ी आपको नजर आएगी, वो भी किस कारण से होती है? अपवर्तन के कारण होती है। सही ऑप्शन होगा डी वाला। 14 नंबर क्वेश्चन है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे एवं सस्ते कंप्यूटर किसके होते हैं? किस प्रकार के होते हैं?
बताइए, जो घरेलू उपकरण या फिर छोटे कंप्यूटर होते हैं वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये सारे के सारे कंप्यूटर के प्रकार हैं। और आपको बताने, जो सस्ते कंप्यूटर और जो आप घरों में कंप्यूटर चलाते हैं जिसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, वे कौन से कंप्यूटर होते हैं? वे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर। जो हम लोग लैपटॉप चलाते हैं या फिर घरों पे रखकर चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग, काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। सही ऑप्शन होगा जस्टिस एम हिदायतुल्ला। देखिए 1969 में क्या हुआ, जो हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो गई। और जब किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, जो उस समय उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। तो वीवी गिरी क्या थे? उपराष्ट्रपति थे, जो कि जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव भी होने थे, तो वीवी गिरी क्या राष्ट्रपति बनना चाहते थे, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब देखिए राष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो गया। तो संविधान के पहली बार ऐसा हुआ था कि राष्ट्रपति का पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है। तो ऐसे समय में संशोधन किया गया कि अगर दोनों पद खाली होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। तो उस समय जस्टिस एम हिदायतुल्ला मुख्य न्यायाधीश थे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, उसके बाद वीवी गिरी बाद में चुनाव जीत गए तो फिर से वो राष्ट्रपति बन गए। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। 16 नंबर क्वेश्चन है, नेपथलीन का मुख्य स्रोत क्या है? कोल टार, डीजल, चारकोल, कैम्फर, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सही ऑप्शन होगा चारकोल। चारकोल से नेपथलीन बनती है, इसका फार्मूला भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो C10H8I ये हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि चारकोल से नेपथलीन बनती है, इसलिए मुख्य स्रोत है चारकोल। 17 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में कितने साल तक आपको एडवोकेट या फिर अधिवक्ता होना चाहिए? सही ऑप्शन है 10 वर्ष तक। अगर आप 10 साल तक अधिवक्ता हैं हाई कोर्ट में तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। देखिए 2-3 योग्यताएं होती हैं। पहली तो देखिए ये हो गई। दूसरी योग्यता ये होती है कि राष्ट्रपति की नज़र में अगर आप अच्छे कानूनविद हैं तो आपको राष्ट्रपति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। तीसरा होता है, अगर किसी उच्च न्यायालय में या फिर 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में आप लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हैं तब भी आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितने वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है? आपसे पूछने का प्रयास किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने साल तक कार्यरत रह सकते हैं। सही ऑप्शन होगा 65 वर्ष। देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज जो है 65 साल तक न्यायाधीश रह सकता है। हाई कोर्ट के लिए 62 साल है, बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जल्दी से 65 साल दोनों कर दिया जाएगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। अभी हाई कोर्ट 62 साल है, सर्वोच्च न्यायालय के 65 साल है। 19वां नंबर क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ दिया था? अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य, क्या जोड़ा? तो 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थकर हुए हमारे महावीर। तो 1 जोड़ दिया महावीर ने, 5 कर दिए। अब 4 महाव्रत की जगह पर 5 महाव्रत कर दिए महावीर स्वामी ने। तो क्या जोड़ दिया था नया? सही ऑप्शन है ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। पहले अहिंसा था, सत्य वचन था, अस्तेय था, अपरिग्रह, ये 4 आपके महाव्रत थे। 5वां महाव्रत जोड़ा ब्रह्मचर्य का। सही ऑप्शन होगा डी वाला। 20वां नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? बताइए, महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? सही ऑप्शन होगा महाभिनिष्क्रमण। सही ऑप्शन होगा पहला। इसका प्रतीक चिन्ह भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है। प्रतीक चिन्ह है, घर को छोड़ने के लिए घोड़ा का इस्तेमाल किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा कि महात्मा बुद्ध ने कितनी वर्ष की आयु में घर को छोड़ा था। ठीक है, बता सकते हैं, काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा तो आप बता भी सकते हैं। ये पहला प्रश्न मैंने आज का वीडियो में पूछा है आपसे, उत्तर बस दीजिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? मतलब पवन से जो ऊर्जा पैदा किया जाए,
जहाँ पर पवनें तेज चलती हैं वहाँ पर लंबे से ऊपर अब पंखे लगा दिए जाते हैं और टारबाइन से जब पंखे घूमते हैं, हवा से घूमते हैं, तो टारबाइन से बिजली पैदा कर लेते हैं, हम लोग उत्पादन कर लेते हैं ऊर्जा का। तो विश्व का सबसे अग्रणी देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए चीन हो गया है, लेकिन आपके ऑप्शन में चीन नहीं दिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। किसी किसी किताब पर आपको चीन पहले नंबर पर देगा और अमेरिका को दूसरे स्थान दे दिया गया है नए आंकड़ों के अनुसार। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, बागानी कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? नारियल, चावल, कहवा या फिर रबड़। किसी आप बाग में नहीं लगा सकते हैं, तो चावल जो है वो खेतों में होता है, इसको लंबे लंबे मैदान चाहिए, जबकि बाग का क्षेत्र जो होता है सीमित होता है, जिसमें आप नारियल, कहवा, रबड़ लगा सकते हैं। चावल बागानी फसलों में नहीं आता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत क्या नहीं आता है? खाद्यान्न कृषि ऐसी कृषि होती है जिसके लिए आप खाने के लिए वो कृषि का उत्पादन करते हैं। क्या नहीं आएगा? देखिए चावल जो आप उगाते हैं वो खाने के लिए उगाते हैं, तो ये तो आ जाएगा। गेहूं भी आप खाने के लिए उगाते हैं, मक्का को भी खाते हैं। गन्ना आप कितना खाएंगे? गन्ना उगाया जाता है नगदी फसल का, ये खाद्यान्न फसल नहीं है। गन्नों को आप ज़्यादा नहीं खा पाएंगे, बहुत कम मात्रा में उसे आप चूस पाएंगे, लेकिन उसे आपको बेचना ही पड़ेगा। तो ये गन्ना जो आएगा ये नगदी फसल में आएगा, न कि खाद्यान्न फसल में। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना किस राज्य की बहुउद्देशीय परियोजना है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु। तो इंद्रावती नदी कहाँ पर है? वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना है, जल से विद्युत पैदा की जाती है, तो ये महाराष्ट्र में है। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको ब्राह्मणी, खरोष्टी, देवनागरी, इनमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। दाईं ओर से बाईं ओर कौन लिखी जाती थी? देखिए अभी आप लिखते हैं देवनागरी लिपि में, और आप देखते होंगे यहाँ पर आप कैसे लिखते हैं। अगर आपको लिखना है मेरा नाम ये है, तो आप यहाँ पर से स्टार्टिंग करते हैं। किसी पेज में अगर आप लिखते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं मेरा नाम ये, तो आप लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी लिपि है जिसमें आप दाईं ओर से स्टार्ट करेंगे? जैसे आपको लिखना है मेरा नाम है ये, तो आप इधर से स्टार्ट करेंगे ऐसे लिखना। तो ऐसा लिपि कौन सी लिपि थी? तो खरोष्टी लिपि थी। सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन होगा, दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। 26 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किस वर्ष कार्यान्वित हुआ? बताइए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन कब बना था? सही ऑप्शन होगा 1995, 1995 बना था। आप लोग इसका मुख्यालय बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। पहला वाला मैंने पूछा था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कितने वर्ष में मिला, और दूसरा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपसे बीच में पूछूंगा, आप लोग वीडियो के लास्ट में बताने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय युद्ध स्मारक का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर नई दिल्ली। जो भी भारतीय युद्ध स्मारक हैं, जो पुराने स्मारक हैं, वो सारे के सारे संग्रहालय में रख दिए जाते हैं। तो संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया है? सही ऑप्शन है नई दिल्ली में बनाया गया है। 28 नंबर प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश, मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप का वर्णन है? जो यूनानी नरेश था मिनांडर, उसने नागसेन को अपना गुरु मान लिया था और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो मिनांडर ने ढेर सारे प्रश्न जो हैं वो नागसेन से पूछे थे। तो मिलिंद पन्नों में इसका वर्णन किया गया है। सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। मिलिंद पन्नों का अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, मतलब मिनांडर ने ढेर सारे प्रश्न किए हैं तो उसने नागसेन ने जवाब दिए थे। तो ये सारे के सारे जो हैं ये मिलिंद पन्नों में रखे गए। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव किसने डाली थी? आपको मालूम है सिख धर्म में लंगर की व्यवस्था है। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, आपको सभी को निःशुल्क भोजन खिलाया जाता है सिख धर्म के अंतर्गत लंगर की परंपरा के अनुसार। जिसकी नींव की बात करेंगे तो गुरु नानक देव ने डाल करके गई थी। गुरु नानक जी ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत की व्यवस्था की थी। संगत मतलब होता है धर्मशाला और पंगत मतलब होता है लंगर की व्यवस्था, जिसमें कोई भी जाति धर्म नहीं देखा जाता है और ऊंच नीच भी नहीं देखी जाती है। सबको जमीन में बैठाल करके निःशुल्क भोजन कराया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, पारसी धर्म के संस्थापक हैं कौन? बताइए। पारसी धर्म सही ऑप्शन होगा जोरोस्टर। जोरोस्टर कहते हैं और आपके किताबों में इनका नाम जो है वो जरथुष्ट्र भी मिल सकता है, जरथुष्ट्र। तो याद रखिएगा पारसी धर्म के पैगंबर थे
जोरास्टर या फिर जरथ्रुस्ट। इनकी किताब भी आती है कि जो धार्मिक किताब है पारसियों की, उसका नाम है जेद अवेस्ता। याद रखिएगा, जेंदा अवेस्ता भी लिखा मिलता है और जेद अवेस्ता जो कि पारसी धर्म की धर्म ग्रंथ है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं जो किससे संबंधित हैं? बौद्ध और हिंदू, बौद्ध और जैन, हिंदू जैन, हिंदू बौद्ध जैन। एलोरा की गुफाएं आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएंगी जो कि आपकी हिंदू बौद्ध जैन तीनों से संबंधित है। लगभग 34 गुफाएं हैं और 1 से लेकर के 12 तक जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। 13 से लेकर के 29 तक जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से संबंधित हैं और 30 से लेकर के जो आगे की 34 तक गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है। तो हिंदू बौद्ध और जैन तीनों से एलोरा की गुफाएं जो हैं वो संबंध रखती हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, हाथी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? अपनी तैयारी को धारदार दिशा दीजिए, नए नए प्रश्नों को तैयार कीजिए सभी लोग। देखिए एग्जाम आपके जल्दी लगने वाले हैं। हाथी उत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? तो ये आपका मनाया जाता है जयपुर में मनाया जाता है। राजस्थान के जयपुर में हाथी उत्सव मनाया जाता है। इसमें हाथियों को सजा करके उत्सव में लाया जाता है और जिसका हाथी सबसे ज़्यादा सुंदर या फिर सबसे ज़्यादा सजावट करता है हाथी की, उसको पुरस्कार भी दिया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? सेना के सुधार से, सती प्रथा की समाप्ति से, अंग्रेज शिक्षा से, स्थायी बंदोबस्त से। तो लॉर्ड मैकाले जो भारत आए थे 1835 में, उन्होंने अंग्रेज शिक्षा के सुधार के लिए अंग्रेजी माध्यम को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृत का आधार, देव भाषा आदि नाम से जाना जाता है? तमिल, हिंदू, संस्कृत और उर्दू, ये 4 ऑप्शन है। तो सभी भाषाओं की जननी जो है वो किसे माना गया है? संस्कृत को माना गया। संस्कृत से ये सारी की सारी भाषाएं आपकी निकल कर आई हैं, तमिल, हिंदी, उर्दू। तो ठीक है, सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत। 35 नंबर क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? जो मेघ गरजते हैं ना, तो वायुमंडल की परतें होती हैं, जैसे कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर आप ऊपर जाएंगे आयन मंडल। तो बताइए किस परत में होता है मेघ गर्जन? जो बादल गरजते हैं, ये सारी की सारी घटनाएं, जो बारिश होती है, गरजना होती है, ये सब आपके क्षोभ मंडल मतलब पहले मंडल पर ही होती हैं। इसलिए आपको मालूम है जो जहाजें आपकी चलती हैं वो इस मंडल क्षोभ मंडल में नहीं चलती हैं, समताप मंडल में चलती हैं। यहाँ पर बिल्कुल शांति रहती है और जहाज हमारी चल सकती है समताप मंडल पर, लेकिन क्षोभ मंडल पर नहीं चलती क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफान आते ही रहते हैं। क्षोभ मंडल पर जो चलते हैं आपके वो हेलीकॉप्टर चलते हैं। ठीक है, सही ऑप्शन होगा सी वाला ऑप्शन। 36 नंबर क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर स्थित है? बताइए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ पर स्थित है? ये आपका हैदराबाद में है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट डिजायरेबल एमबीए कॉलेज है। अगर आप एमबीए जो भी करना चाहता है, देश का 5वां सबसे ज़्यादा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस फेमस है। किसमें? एमबीए अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? पुराना की बात करेंगे, कुतुब मीनार, ताजमहल, खजुराहो या फिर अजंता की गुफाएं। तो कुतुब मीनार, ताजमहल तो अभी आपको मालूम है मुगल शासकों ने बनाए, खजुराहो भी चंदेल शासकों ने बनाए थे। अजंता की गुफाएं जो हैं ये काफ़ी पुरानी हैं, 200 ईसा पूर्व पुरानी है। ठीक है, सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? डी वाला ऑप्शन है। 38 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है। उपनिषद जो हमारे हैं ना, 108 उपनिषद हैं, तो वो किसको बताते हैं? धर्म को, दर्शन शास्त्र को, योग को, कानून को, किसको बताते हैं? तो उपनिषद जो हैं वो दर्शन शास्त्र का ज्ञान प्रदान करते हैं। सही ऑप्शन है बी वाला। 39 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का सबसे अच्छा प्रयोग या फिर सर्वोत्तम प्रयोग किसने किया था? अगर आपको 39 प्रश्न आ जाता है तो आप नीचे जाकर के देख सकते हैं। अगर हिंदी शब्द का सर्वोत्तम प्रयोग जो किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी को उसने हिंदवी कहा था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बताइए, विश्व भारती विश्वविद्यालय जिसे हम लोग शांति निकेतन भी कहते हैं, ये केंद्रीय आपका विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की थी
किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही ऑप्शन होगा डी वाला। ठीक है, कब की थी? 1921 में की थी, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? मतलब पाल प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश ने किसके लिए, किसको जीतने के लिए आपस में युद्ध किया? त्रिपक्षीय, 3 लोग का युद्ध था। पाल की तरफ से धर्मपाल लड़ा था, प्रतिहार की तरफ से वत्सराज और राष्ट्रकूटों की तरफ से ध्रुव। तीनों के मध्य में युद्ध हुआ था जिसमें राष्ट्रकूट जीत गए थे कन्नौज के लिए। कन्नौज पर अधिकार के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों के बीच में युद्ध हुआ। किसके लिए? कन्नौज की विजय के लिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? बताइए। अभी मैंने आपको पिछला वाला प्रश्न आया था ना, तो वहां पर एम हिदायतुल्लाह क्या बने थे? जो मुख्य न्यायाधीश थे वो राष्ट्रपति बने थे। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होगा, अगर इन दोनों के पद खाली हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यरत करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। एक और प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा, अगर भारत का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है और भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उस समय कहीं बाहर गया हुआ है, तो कौन बनेगा? तो यह भी संविधान में बाद में लिख दिया गया कि अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं होता है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति या फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो वरिष्ठ तो काफ़ी ढेर सारे होंगे, उनमें किसी एक को ले लिया जाएगा, तो ये मामला ही खत्म हो जाता है। सही ऑप्शन होगा सी वाला। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है किससे? भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? सही ऑप्शन होगा इंग्लैंड से। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, सबको मालूम है। जैसे हमारे यहाँ 2 सदन है, इंग्लैंड में भी 2 सदन है और वहाँ पर राजा होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा ए वाला। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, समताप मंडल में ओजोन परत का कार्य क्या है? मैंने आपको बताया पहला जो मंडल होता है आपका क्षोभ मंडल होता है, उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको समताप मंडल मिलेगा और समताप मंडल में ये ओजोन परत है जिस पर छिद्र हो रहे हैं, आप जानते होंगे। तो ये किसको बचाता है, किससे आपको बचाता है ओजोन परत जो आपकी है? सही ऑप्शन होगा भूतल पर जो पराबैंगनी किरणें आती है, सूर्य पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर डालना चाहता है तो उसकी मात्रा को ओजोन परत जो है बिल्कुल से नष्ट कर देती है। जो कि हानिकारक किरणें होती हैं अगर मनुष्य के शरीर में पड़ जाएं तो वहाँ पर लाल धब्बे हो सकते हैं और मनुष्य का शरीर काफ़ी प्रभावित हो सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? सही ऑप्शन होगा इकबाल। ठीक है, इकबाल ने रचना की है इसकी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई थी? सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके संस्थापक कौन है? एम.एन. राय। 1921 में एम.एन. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी कम लोग जानते होंगे इसे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। 47 नंबर क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, नाथूराम गोडसे, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद। जनरल डायर का नाम आपको याद आ रहा है, जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर का हाथ था और उन्हें मारने के लिए उधम सिंह लंदन तक गए थे और 1940 में जाकर के मारा था। कितने साल बाद? 1919 में आपका जलियांवाला बाग कांड हुआ और लगभग जाकर के उन्हें 21 साल बाद ढूंढ करके लंदन में मारा था उधम सिंह ने और वहीं पर खड़े रहे थे। गोली मारने के बाद जनरल डायर को वहीं पर खड़े रहे और अपनी गिरफ्तारी दी, बाद में फांसी की सजा दी गई। तो सही ऑप्शन होगा सी वाला। 48 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बताइए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। सही ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है तो ये आपको रट गया होगा। देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ठीक है, देखिए 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था। उसमें यह कहा गया कि यह अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्त की जाएगी जो इस बात की जांच करेगा कि ये वाला 1919 वाला अधिनियम व्यवहार में कहाँ तक सफल रहा है। तो 1919 के 10 साल बाद आना था, तो इसे आना था 1929 में, लेकिन उस समय कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, उसे ऐसा लग रहा था अगर हम इसे जल्दी ले आते हैं
तो ये ले आए 1927 में। अगर ये 1929 में लाते हैं तो इन्हें लग रहा था कि हमारी सरकार गिर ना जाए, लिबरल पार्टी की सरकार ना आ जाए, इसलिए 2 साल पहले ही 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्त कर दिया और भारत आया था ये 1928 में। ठीक है, 3 फरवरी 1928 को ये भारत आया। मुंबई जब पहुंचा तो वहां पर इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक के नारे लगे, क्योंकि उनमें 7 सदस्य थे और 7 के 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज बनाए गए थे। ठीक है, इसका विरोध काफ़ी हुआ क्योंकि भारतीयों को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इसका विरोध और हो रहा था। बाद में विरोध हुआ, वहाँ पर लाला लाजपत राय पर लाठियाँ चला दी गई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कब आया था भारत में? 1928 में आया, बना था 1927 में। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? बताइए। देखिए मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत सिंधी जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत 3 भाषाएं और जोड़ी गई जिसके नाम थे नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। 2003 में 92 संविधान संशोधन हुआ, उसके तहत 4 भाषाएं आपकी जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 14, 1, 15, 3, 18, 4, 22, टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची पर। उसमें से भोजपुरी इन 22 भाषाओं में नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा डी वाला। कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा शामिल है कि नहीं है। ढूंढिएगा, बताइएगा इन 22 भाषाओं में राजस्थानी भाषा है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिएगा कि इन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आप लोगों ने कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए। आशा करते हैं जो लोग पढ़ने वाले होंगे वो 40 प्लस करने का प्रयास किए होंगे। अगर आप मीडियम स्टूडेंट हैं तो आप 35 भी सही करते हैं तो आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक बार आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा। और मैंने आपसे वीडियो के बीच में 2-3 प्रश्न पूछे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि गौतम बुद्ध ने किस वर्ष या फिर कितने वर्षों में गृह त्याग किया था। दूसरा मैंने आपसे पूछा राजस्थानी भाषा 8वीं अनुसूची या फिर 22 भाषाओं में आती कि नहीं आती है। और मैंने आपसे WTO का मुख्यालय पूछा है। तो ये 3 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ। आशा करते हैं आप इसका उत्तर देंगे। नहीं आएगा तो आप ढूंढ करके प्रयास करेंगे बताने का, नहीं आएगा तो नेक्स्ट वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो में आने वाली वीडियो के लिए कंटिन्यू रखने के लिए आप कह सकते हैं सीरीज को। जितनी आप कहेंगे, आपका एग्जाम 29 जुलाई तक है तो ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ UP BED के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेलवे, SSC किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट है। आप लोग इसे लगाने का प्रयास कीजिए। आपको इसका GS का लेवल काफ़ी अच्छा लगा होगा अगर आप एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।